Hello students, welcome to Study Khazana. My name is Saloni Jain and today I'll be teaching you the chapter Making of a Global World, which is the fourth chapter of your 10th history textbook. ठीक है, so Making of a Global World. So अगर आपको नाम से कुछ आइडिया लग रहा हो ग्लोबल वर्ल्ड, इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है कि आज की प्रेजेंट सिचुएशन में जो वर्ल्ड की डिफरेंट कंट्रीज हैं, जितने भी देश हैं, आज उनका जो रिलेशनशिप है, जो स्टेटस है, ठीक है, कि ट्रेड चलती है, पीपल की मूवमेंट चलती है, जो भी रिलेशनशिप है वो कैसे बने, ठीक है। बिकॉज वी नो कि अगर हम बहुत पहले जाएं टाइम में, तो जितने भी ये देश हैं वर्ल्ड के, ठीक है, ये एक दूसरे से रिलेटेड नहीं थे। पता भी नहीं था देशों को कि दुनिया में और बाकी कितने देश एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। धीरे धीरे डिस्कवरीज हुई, ठीक है, उसकी यही हमें इस चैप्टर में पढ़ना है कि कैसे जगह की धीरे धीरे डिस्कवरी हुई डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स की, उसके बाद कैसे उनके कल्चर्स एक्सचेंज हुए एक जगह से दूसरी जगह, फूड हैबिट्स, ड्रेसिंग स्टाइल्स कैसे कैसे फैली, ठीक है, और कैसे इट चेंज द लाइव्स ऑफ पीपल। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, कि कैसे फॉर एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे कि कैसे नई फूड क्रॉप्स के इंट्रोडक्शन से लोगों को बहुत ज्यादा एक रिलीफ मिला, उनको उनके जो फूड ऑप्शंस हैं, फूड चॉइसेस है, वो बढ़ने लगे एंड दे लेड अ बेटर लाइफ। तो ये हमें पढ़ना है कि हाउ दिस वर्ल्ड बिकेम अ ग्लोबल विलेज, ठीक है, इफ यू हर्ड ऑफ दिस टर्म ग्लोबल विलेज, कि कैसे ये एक बहुत बड़ा इंटरकनेक्टेड विलेज बना पूरा वर्ल्ड, ठीक है। तो हम स्टार्टिंग से करते हैं स्टार्ट। द प्री मॉडर्न वर्ल्ड, द मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड हैज अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ ट्रेड, ऑफ माइग्रेशन, ठीक है, ये वर्ड्स प्लीज नोट करते जाइए। ट्रेड, माइग्रेशन ऑफ पीपल इन सर्च ऑफ वर्क, मूवमेंट ऑफ कैपिटल मतलब मनी, फाइनेंस, एंड मच एल्स। द वेरियस कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आर इंटरकनेक्टेड थ्रू ट्रेड एंड थ्रू एक्सचेंज ऑफ थॉट्स एंड कल्चर, ठीक है। इस चैप्टर में आपको बहुत कुछ सोशियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सीखने को मिलेगा, ठीक है, नॉट ओनली हिस्ट्री बट कैसे देश जुड़े एक दूसरे से, ठीक है। तो आपको काफी इंटरेस्टिंग लगेगा ये चैप्टर। नाउ द इंटरकनेक्टेडनेस हैज इंक्रीज्ड ड्रामेटिकली इन रीसेंट टाइम्स बट द वर्ल्ड वाज आल्सो इंटरकनेक्टेड इवन ड्यूरिंग द डेज ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। वो क्या कह रहे हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन बहुत पुराने, अगर हम टाइम में चले जाएं, तब भी वर्ल्ड वाज इंटरकनेक्टेड बट इन अ डिफरेंट वे। तब भी ट्रेड होती थी बट डिफरेंट आइटम्स में और डिफरेंट तरीके से, और अब डिफरेंट तरीके से होती है, ठीक है। सो देखते हैं फूड ट्रैवल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है फूड, मतलब जिसमें बहुत सारे चेंजेस आए, नए जैसे जैसे नए नए आइटम्स इंट्रोड्यूस होने लगे और एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे, लोगों की लाइफ में बहुत चेंजेस आए इसकी वजह से। नूडल्स ट्रैवल्ड फ्रॉम चाइना, नूडल्स ट्रैवल्ड फ्रॉम चाइना टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। द सेवियां, इंडिया में जो हम कहते हैं, विच आर यूज्ड इन इंडिया, आर लोकलाइज्ड फॉर्म ऑफ नूडल। सिमिलरली स्पेगेटी ऑफ इटली इज द यूरोपियन वर्जन ऑफ नूडल्स। तो एक जगह से दूसरी जगह जाते जाते इन्होंने नाम और फॉर्म थोड़ा थोड़ा बदल लिया नूडल्स ने, ठीक है। Many common food of today like potato, chilies, tomato, maize, soya, groundnut, sweet potatoes were introduced in Europe after Christopher Columbus accidentally discovered the American continents। इसका क्या मतलब है कि अमेरिका के डिस्कवर होने के बाद ये सब जो फूड आइटम्स हैं, पोटैटो, चिलीज एक्सेट्रा, ये पॉपुलर होने लगे यूरोप में। इससे पहले नहीं थे यूरोप में, इनका कोई मेंशन ही नहीं था, बट अमेरिका में इनको उगाया जाता था, तो इसीलिए वहां से धीरे धीरे यूरोप में फैलने लगे और फिर बाकी कॉन्टिनेंट्स में भी, ठीक है। Now, potato brought dramatic changes for the life of people of Europe. Because of introduction of potato, the people of Europe could eat better and could live longer. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, कि पहले उनके पास इतनी चॉइसेस नहीं थी फूड आइटम्स में, बट आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ पोटैटो उनकी फूड चॉइस बहुत बढ़ गई और न्यूट्रिशनल वैल्यू उनको अच्छी मिलने लगी, सो दे कुड लिव लॉन्गर, ठीक है। The peasants of Ireland were so dependent on potato that when the disease destroyed the potato crop in mid 1840s, hundreds of thousands died due to starvation. This famine is known as the Irish famine, ठीक है। तो आपको आ सकता है 1 मार्क में, describe the Irish famine. So due to the shortage of potatoes, the people died in famine in Ireland, peasants of Ireland. So ये आपके बेसिक एग्जाम्पल्स थे फूड के, ठीक है। अब हम देखते हैं कॉन्क्वेस्ट, डिसीज एंड ट्रेड, ठीक है, कि देखो इस टॉपिक में आपको बता देती हूँ बेसिकली क्या बताया हुआ है कि सबसे पहले तो अमेरिका डिस्कवर हुआ। यूरोपियंस ने देखा कि अमेरिका इज वेरी रिच इन मिनरल्स एंड अदर रिसोर्सेज, सो वाई नॉट कैप्चर इट एंड वाई नॉट यूज इट, ठीक है। तो डिसीज वर्ड क्यों मेंशन है यहाँ पे, क्योंकि
यूरोपियंस ने क्या किया, उन्होंने अमेरिका को कॉन्कर किया बाय द हेल्प ऑफ अ डिजीज विच इज स्मॉल पॉक्स। ठीक है, क्योंकि जो वॉर का तरीका है कैप्चर करने का, कॉन्क्वेस्ट करने का, वो तो है ही है, ठीक है, बट उसको काउंटर किया जा सकता है वॉर के तरीके। अगर यूरोपियंस 100 सोल्जर लेके आए हैं तो अमेरिकन भी सोल्जर्स अरेंज करके, वेपन्स अरेंज करके वॉर फाइट कर सकते हैं। बट यूरोपियंस ने क्या किया, उन्होंने इस डिसीज की हेल्प से अमेरिका की पॉपुलेशन को वाइप आउट कर दिया, जिसकी वजह से कॉन्क्वेस्ट इजी हो गया। ठीक है, यूरोपियंस जो थे वो इस डिसीज स्मॉल पॉक्स को लेके इम्यून थे, बट अमेरिकन इम्यून नहीं थे। तो यूरोपियंस अपने साथ उस डिसीज को अमेरिका ले गए और वहां की पॉपुलेशन को इन्फेक्शन हुआ इस डिसीज का, एंड देन द पॉपुलेशन गॉट वाइप्ड आउट। तो देखते हैं, The European sailors discovered the sea route to Asia and Americas in the 16th century. The discovery of new sea route not only helped in expanding the trade, but also in European conquest over the other parts of the world. So Europeans were very clever in this respect. America had vast reserves of minerals and there was abundant crop in this continent. ठीक है, The food and minerals from America transformed the lives of people in other parts of the world. जैसे अमेरिका की डिस्कवरी हुई तो उसके बाद अमेरिका के रिसोर्सेज और अमेरिका की फूड प्रोडक्ट्स डिफरेंट जगह एक्सपोर्ट होने लगे। सो इससे वर्ल्ड में काफी चेंज आए थे। Precious metals, particularly silver, from mines located in present-day Peru and Mexico, also enhanced Europe's wealth and financed its trade with Asia. तो यूरोप जैसे उन्होंने इंडिया में भी किया था, एशियन कंट्रीज में किया था, वैसे अमेरिका में भी किया, वहां के रिसोर्सेज यूज किए अपने बेनिफिट के लिए। ठीक है, लेजेंड्स स्प्रेड इन 17th century Europe about South America's fabled wealth. Many expeditions set off in search of El Dorado, the fabled city of gold. Fabled मतलब जिसकी कहानियां सुनी जा रही हैं। ठीक है, now by the mid-16th century, the Portuguese and Spanish colonization of America began in a decisive way. Portuguese and Spanish, obviously European countries हैं आपकी। तो उन्होंने decisive way मतलब एक फोकस तरीके से उसकी अमेरिका का कॉन्क्वेस्ट शुरू कर दिया। But the conquest could not be facilitated because of arms and ammunitions, but because of a disease. इस लाइन का क्या मतलब है कि वो जो सक्सेसफुल हुए अमेरिका को कैप्चर करने में, वो सिर्फ आर्म्स और एम्यूनिशन से नहीं हुए, मतलब वेपन्स से नहीं हुए। इनका मतलब होता है वेपन्स, ठीक है, वेपन्स एंड सोल्जर्स। सिर्फ इसकी वजह से नहीं हुए, वो मेनली सक्सेसफुल हुए एक डिसीज की वजह से। यूरोपियंस हैड बीन एक्सपोज टू स्मॉल पॉक्स एंड हेंस दे हैड डेवलप्ड इम्यूनिटी अगेंस्ट दिस डिसीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। But the Americans had been isolated from the world and they had no immunity against smallpox. ठीक है, तो अगर उनको ये डिसीज हो जाए तो उनकी बॉडी में इम्यूनिटी नहीं थी इसके अगेंस्ट। When the Europeans reached there, they carried the germs of smallpox along with them. The disease wiped off the whole communities in certain parts of America, and thus the Europeans could easily get control of the Americas. So no one could ever think of such a thing. ठीक है, कि एक डिसीज से इतना बड़ा जो कॉन्टिनेंट है उसको आप कैप्चर कर सकते हैं, उसको आप कॉलोनाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप लाइंस जरूर याद रखिए जो मैं हाईलाइट कर रही हूं कि कैसे यूरोपियंस ने प्लान बनाया इस चीज का। नाउ till the 19th century, Europe is suffering from many problems like poverty, diseases, religious conflicts, etc. Many religious dissenters fled to America for the fear of prosecution. Those people utilized the opportunities in America. Until the 18th century, India and China were the richest countries of the world. But from the 15th century onwards, China began to restrict overseas contacts and went into isolation. Because of China's reduced role, America's rising importance, the center of the world trade shifted to China. इसका मतलब मैं आपको समझाती हूँ। इसका मतलब ये क्या कहना चाह रहे हैं कि अभी तक इंडिया मेजरली चाइना ने वर्ल्ड ट्रेड को डोमिनेट किया हुआ था, बट क्योंकि चाइना टुक अ स्टेप बैक, ठीक है, तो चाइना थोड़ा पीछे हट गया। और क्योंकि अमेरिका को डिस्कवर किया यूरोप ने एंड यूरोप रियलाइज कि अमेरिका के पास बहुत रिसोर्सेज हैं, ठीक है, तो यूरोप बिकेम द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड। उसने अमेरिका के रिसोर्सेज को यूज किया इन ऑर्डर टू बिकम प्रॉस्परस, इन ऑर्डर टू गेट बेनिफिट्स फॉर इटसेल्फ। ठीक है,
तो अमेरिका की इंट्रोडक्शन, अमेरिका की डिस्कवरी एंड चाइना के स्टेपिंग बैक की वजह से यूरोप बिकेम द मोस्ट पावरफुल कॉन्टिनेंट। ठीक है, नाउ 19th सेंचुरी, अब हम थोड़ा आगे आते हैं टाइम में। ठीक है, द वर्ल्ड हैड चेंज ड्रामेटिकली ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। देयर वर चेंजेस इन सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स इन मच complex way during this period. Obviously, the changes altered the external relations beyond recognition. The economists identify 3 types of flows within the international economic exchanges. Flows मतलब exchanges कह सकते हो आप, movement कह सकते हो। फर्स्ट, फ्लो ऑफ ट्रेड। ठीक है, ट्रेड मतलब गुड्स का एक्सचेंज, बिजनेस। फ्लो ऑफ लेबर, लेबर मतलब मैन। ठीक है, एंड फ्लो ऑफ कैपिटल, कैपिटल मतलब पैसा। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह मूव करना। तो क्या कह रहे हैं, 19th सेंचुरी में ये 3 टाइप के फ्लोज बहुत बढ़ गए थे। ठीक है, क्योंकि कंट्रीज डिस्कवर होने लगी, नई नई रीजन्स डिस्कवर होने लगे, और लोगों को दिखने लगा कि एक कंट्री में बहुत रिसोर्सेज हैं, उनको यूटिलाइज किया जा सकता है। कैसे यूटिलाइज किया जा सकता है, उसके लिए मैन चाहिए और मनी चाहिए। ठीक है, और जो फिनिश्ड गुड्स बन रहे हैं फिर उनको ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। तो ये 3 टाइप के फ्लोज थे आपके। अ वर्ल्ड इकोनॉमी टेक्स प्लेस, ये इस टॉपिक को पढ़ते हैं हम। चेंजिंग पैटर्न ऑफ फूड प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन इन यूरोप ट्रेडिशनली, ये टॉपिक है आपका। ठीक है, ओके, यूरोप में कैसे चेंज हुआ ये पैटर्न, फूड प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन दोनों का। ट्रेडिशनली इन यूरोप countries liked to be self-sufficient in food, but self-sufficiency in food meant a low quality of life for the people of Britain. क्यों, ये पढ़ते हैं हम। ये कहना चाह रहे हैं कि every country wants to be self-sufficient, obviously, ठीक है, बट जैसे जैसे यूरोप में पॉपुलेशन बढ़ी, ब्रिटेन में पॉपुलेशन बढ़ी, वैसे वैसे जो सेल्फ सफिशिएंसी है फूड में वो थोड़ी प्रॉब्लम बनने लगी। ठीक है, अब क्योंकि सपोज हमारे पास एक कंट्री है जिसकी पॉपुलेशन 10 है, उसकी फूड जस्ट एजम्पशन, ठीक है, एग्जाम्पल 10 है, उसको अगर हमें सेल्फ सफिशिएंसी प्रोवाइड करनी है फूड एरिया में तो इट विल बी इजी, कम पॉपुलेशन है। बट अगर सेम रिसोर्सेज में, ठीक है, सेम अवेलेबल रिसोर्सेज में हमें एक कंट्री है 100 की, ठीक है, सपोज यही कंट्री ले लो जिसकी पॉपुलेशन 100 हो गई, उसको सेल्फ सफिशिएंसी प्रोवाइड करनी है, तो ऑब्वियसली इट विल बिकम डिफिकल्ट। एंड फिर क्या हो जाएगा, जो फूड क्वालिटी है वो लो हो जाएगी। सेम फूड आपको 10 लोगों की बजाय 100 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो ऑब्वियसली फूड क्वालिटी विल बी लो, सो लो क्वालिटी ऑफ लाइफ। ठीक है, देयर वॉज इमेंस ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन ऑफ ब्रिटेन ड्यूरिंग 18th century. Due to this, demand of food had increased exponentially. Under pressure from the landed groups, the government restricted the imports of corn. तो इसका मैं मतलब आपको समझाती हूँ। ये आपको समझ आ गया होगा कि ब्रिटेन की पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ने लगी, ठीक है, और क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ी इसलिए डिमांड फॉर फूड भी बढ़ेगी। ठीक है, तो अब क्या हुआ, डिमांड फॉर फूड बढ़ेगी तो गवर्नमेंट क्या करेगी, बाहर से इंपोर्ट करने की कोशिश करेगी फूड को, बट जो प्रेशर फ्रॉम लैंडेड ग्रुप्स, प्रेशर फ्रॉम लैंडेड ग्रुप्स, इसका मतलब जो वहां की फार्मर कम्युनिटी या जो भी जिनको हम यहाँ जमींदार कहते हैं, लैंडेड ग्रुप्स, वो कम्युनिटी थी, उन्होंने अपोज किया कि आप अगर आप बाहर से इंपोर्ट करोगे तो हमारी क्रॉप्स कौन लेगा, ठीक है, हमें नुकसान होगा। उनके प्रेशर में आके गवर्नमेंट ने क्या किया, द गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्टेड द इंपोर्ट्स ऑफ कॉर्न, कॉर्न जो क्रॉप होती है उसका इंपोर्ट बंद कर दिया। द लॉज अलाउिंग द गवर्नमेंट टू डू दिस वर कॉमनली नोन एज कॉर्न लॉज। ठीक है, ये आप 1 नंबर में आपको आ सकता है, 1 मार्क में, के डिस्क्राइब कॉर्न लॉज, के द लॉज थ्रू विच द गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्टेड द इंपोर्ट्स ऑफ कॉर्न इन द कंट्री known as corn laws. This further aggravated the food prices in Britain. The industrialists and urban dwellers forced the government to abolish the corn laws. Obviously, बाहर से इंपोर्ट बंद कर दिया तो इस कंट्री के फार्मर्स क्या करेंगे, प्राइस बढ़ा देंगे, बिकॉज दे नो कि लोगों के पास और कोई सोर्स है ही नहीं इसका। तो इसकी वजह से जो लोगों ने, अर्बन ड्वेलर्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट, दे कंप्लेन एंड दे फोर्स द गवर्नमेंट टू अबॉलिश द कॉर्न लॉज। ठीक है, ऑब्वियसली पीपल रिबेल्ड एंड उन्होंने गवर्नमेंट को फोर्स किया कि आपने ये जो लॉ पास किया है रिस्ट्रिक्शन का, इसको वापस लो। नाउ इफेक्ट्स ऑफ अबॉलिशन ऑफ कॉर्न लॉज। ठीक है, अब कॉर्न लॉ लगाया पर हटा दिया बाद में, तो उसके इफेक्ट क्या हुए हटाने के, तो देखते हैं। अबॉलिशन ऑफ कॉर्न लॉज मेंट दैट फूड कुड नाउ बी इंपोर्टेड एट मच चीपर रेट देन एट व्हाट इट कुड बी प्रोड्यूस्ड इन ब्रिटेन। ठीक है, ऑब्वियसली इंपोर्ट कर रहे हैं तो अब उनके प्राइस कम हो जाएंगे। ठीक है,
ब्रिटिश फार्म प्रोड्यूस वाज अनेबल टू कम्पीट विद चीपर इंपोर्ट्स। पहले भी यही प्रॉब्लम थी उनको कि इंपोर्ट्स जो हैं, ठीक है, वो चीपर होते थे, तो जो ब्रिटिश फार्मर्स होते थे उनको कंपटीशन फेस करना पड़ता था, ठीक है। सो ये प्रॉब्लम उनको आई। नाउ वास्ट एरियाज ऑफ लैंड वर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड एंड अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल बिकेम अनएम्प्लॉयड। क्योंकि बाहर से कॉर्न और क्रॉप्स आ रहे थे, ठीक है, इसलिए उनको कंपटीशन फेस करना पड़ा और उनकी जो बिक्री है, उनकी जो सेल है वो कम हो गई, ठीक है। सो इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट थोड़ी बढ़ गई एंड लैंड्स वर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड। पीपल माइग्रेटेड टू सिटीज इन लार्ज नंबर्स इन सर्च ऑफ वर्क। मेनी पीपल ऑल्सो माइग्रेटेड ओवरसीज। मेनी पीपल, ये थोड़ी सॉरी लाइन रिपीट हो गई। तो वो क्या कहना चाह रहे हैं कि क्योंकि फार्मिंग में लोगों को कम स्कोप दिखने लगा, इसीलिए उन्होंने अल्टरनेट जॉब्स देखना शुरू कर दिया। सो नाउ फॉलिंग फूड प्राइसेस रिजल्टेड इन इंक्रीज डिमांड फॉर फूड इन ब्रिटेन, ठीक है। तो आप देखो कि अगर आपका प्राइस हाई है किसी भी चीज का, तो उसकी डिमांड, मतलब लोग जो है इतना डिमांड नहीं करेंगे, बट अगर प्राइस गिर रहा है तो डिमांड बढ़ जाएगी। तो ऐसे ही फूड के साथ हुआ, ठीक है, कि फूड क्रॉप्स का जो प्राइस है इंपोर्ट स्टार्ट होने के बाद, कॉर्न का इंपोर्ट स्टार्ट होने के बाद उसका प्राइस गिरने लगा फूड का और डिमांड बढ़ने लगी। मोर ओवर इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑल्सो हेल्प्ड इन इंक्रीजिंग द इनकम ऑफ द पीपल। तो डिमांड भी बढ़ गई और इनकम, मतलब एक्सपेंडिचर कैपेसिटी, स्पेंडिंग कैपेसिटी भी बढ़ गई लोगों की। दिस नेसेसिएटेड मोर इम्पोर्ट ऑफ फूड आइटम्स इनटू ब्रिटेन। टू फुलफिल द डिमांड लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड वर क्लियर्ड इन ईस्टर्न यूरोप, अमेरिका, रशिया एंड ऑस्ट्रेलिया। तो डिमांड बढ़ गई और इनकम बढ़ गई, तो ऑब्वियसली हमें प्रोडक्शन ज्यादा चाहिए। तो इस प्रोडक्शन को, टू मीट दिस प्रोडक्शन इन एरियाज में ईस्टर्न यूरोप, अमेरिका, रशिया एंड ऑस्ट्रेलिया, यहां पर लैंड को क्लियर किया गया फॉर द पर्पस ऑफ कल्टिवेशन। नाउ द फूड, एक और एस्पेक्ट इसका क्या है कि जो फूड ग्रेन्स थे उनको ट्रांसपोर्ट करना होता था पोर्ट एरियाज में भी, ठीक है, शिप एरियाज में भी। उसके लिए हमें ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज चाहिए थी, तो वो डेवलप होने लगी धीरे धीरे ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज। तो आप देखो कैसे इंटरकनेक्टेड है चीजें। पहले रॉ मटेरियल्स की ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमें ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी चाहिए, फिर उन रॉ मटेरियल्स की प्रोसेसिंग के लिए हमें लोग चाहिए, पैसा चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिनिश्ड गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी हमें ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज चाहिए। तो कैसे धीरे धीरे वन थिंग लेड टू अनदर, ठीक है। नाउ द फूड ग्रेन्स ऑल्सो नीडेड टू बी सप्लाइड टू द पोर्ट्स। फॉर दिस रेलवे लाइन्स वर टू बी लेड सो दैट द एग्रीकल्चरल हब्स could be connected to the ports. जो फाइनल गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो डिफरेंट रीजन्स में हम भेज सकें। Moreover, new habitations also had to come up in agricultural hubs. For all these activities, capital flowed from financial centers such as London to these places. ठीक है, ये जो लिखा है न्यू हैबिटेशंस हैड टू कम अप इन एग्रीकल्चरल हब्स, इसका क्या मतलब है कि लोगों ने क्या स्टार्ट कर दिया, फील्ड्स में ही, फार्म्स में ही रहना शुरू कर दिया, सो दैट कल्टीवेशन ईजी हो जाए, ठीक है। And for these activities, capital flowed from financial centers such as London, मतलब कि इन एक्टिविटीज को फाइनेंस करने के लिए पैसा चाहिए ऑफ कोर्स। तो जितने भी थोड़ी वेल्दी रीजन्स थे जैसे लंदन, वहां से कैपिटल फ्लो होने लगा। Now there was a shortage of labor in Americas and Australia. The demand for workforce resulted in large scale migration of people to these places. ठीक है, तो पैसे का हमने पढ़ा, अब मैन का, मनी का हमने पढ़ लिया, अब मैन का। इतना जो काम बढ़ रहा है, ठीक है, डिमांड बढ़ रही है तो प्रोडक्शन बढ़ रही है, बट ये प्रोडक्शन बढ़ रही है तो कैसे बढ़ रही है, क्योंकि हमें लोग ज्यादा मिल रहे हैं, ठीक है। तो लोग कहां से आ रहे हैं, वो माइग्रेट होके आ रहे हैं, ठीक है। नियरली 50 million people migrated from Europe to America and Australia during the 19th century. All over the world, about 150 million people migrated to different places. तो लोग अपनी कंट्रीज छोड़ के फ्रॉम यूरोप to America and Australia in search of work, of course. By the 1890s, a global agricultural economy had taken shape. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ढंग से पढ़िएगा, ये मतलब आपको एनालिसिस में आ सकता है, ठीक है, कि क्या ग्लोबल एग्रीकल्चरल इकोनॉमी कैसे बनी, क्या मतलब है इसका। इसका मतलब है फूड नो लॉन्गर केम फ्रॉम अ नियर बाय विलेज और टाउन बट फ्रॉम थाउजेंड्स ऑफ माइल्स अवे। पहले का जो सिस्टम था कि आसपास में ही फूड ग्रो हो रहा है और आसपास ही कंज्यूम हो रहा है, वो अब नहीं रहा। इट केम फ्रॉम थाउजेंड्स ऑफ माइल्स अवे। It was not grown by a peasant tilling his own land but by an agricultural worker, perhaps recently arrived, who was now working on a large farm that only
a generation ago had most likely been a forest. मतलब नए नए लैंड्स क्लियर होने लगे एग्रीकल्चर पर्पस के लिए, ठीक है. It was transported by railway built for that very purpose and by ships which were increasingly manned in these decades by low paid workers from southern Europe, Asia, Africa and the Caribbean. तो बहुत बड़ा एक सिस्टम बन गया, एक चेन बन गई, ठीक है, फूड को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए. इन इंडिया टू, इन वेस्ट पंजाब, इंडिया का एग्जाम्पल है इसमें, द ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट बिल्ट अ नेटवर्क ऑफ इरिगेशन कनाल्स to transform the semi-desert wastes into fertile agricultural lands that could grow wheat and cotton for export. इसका असर इंडिया पे भी पड़ा. ब्रिटिशर्स थे तब उस टाइम में, इंडिया को रूल कर रहे थे. तो इंडिया में भी एग्रीकल्चर बढ़ाने के लिए उन्होंने कनाल सिस्टम, कनाल हम सबको पता है इरिगेशन के लिए यूज होते हैं, कनाल सिस्टम डेवलप करने शुरू किए फॉर द कल्टिवेशन ऑफ व्हीट एंड कॉटन. और वो क्यों उगाना चाहते थे? ताकि वो इनको एक्सपोर्ट कर सकें. ऑफ कोर्स the canal colonies, as the areas irrigated by the new canals were called, were settled by peasants from other parts of Punjab. तो कनाल कॉलोनीज, जहां पर ये फार्म्स और इरिगेशन सिस्टम डेवलप हुए, उनको हम कहने लगे कनाल कॉलोनीज. वहां पर कौन रहते थे? पीजेंट्स ऑफ कोर्स, जो वहां पर काम करते थे, ठीक है. नाउ दिस वाज अकम्पनीड बाय कम्प्लेक्स चेंजेस इन लेबर मूवमेंट, कैपिटल फ्लो एंड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस. तो अब हमें मेनली टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ना है, ठीक है, कि टेक्नोलॉजी ने कैसे रोल प्ले किया. Technology definitely played an important role in globalizing the world economy during this period. Some of the major technological innovations were the railways, steamships and telegraph. हम सबको पता है इनके क्या uses हैं. Railways helped in connecting the hinterland to the ports, transportation. Steamships helped in transporting goods in bulk across the Atlantic. Bulk मतलब huge quantities में, ठीक है. Telegraph helped Atlantic Ocean, of course. Telegraph helped in speeding up the communication and thus facilitated better economic transaction. उस टाइम फोन्स नहीं होते थे, of course, सेल फोन्स नहीं होते थे जैसे आज है. तो टेलीग्राम वॉज अ मेजर मोड ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है. आपको कोई मैसेजेस एक्सचेंज करने हैं तो इट वॉज अ वेरी हेल्पफुल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन. Technological advances were often the result of a larger social, political and economic factors. For example, colonization stimulated new investments and improvements in transport. Faster railways, lighter wagons and larger ships helped move food more cheaply and quickly from faraway farms to final markets. इसका मतलब बेसिकली क्या है? सब फैक्टर्स इंटरकनेक्टेड थे एंड सब ने अपने रिस्पेक्ट में बहुत हेल्प की डेवलपमेंट में एंड यही ग्लोबल वर्ल्ड को बनाने में, ठीक है. बताया हुआ है लार्जर शिप्स, लाइटर शिप्स हेल्प्ड मूव फूड मोर चीपली एंड क्विकली, ठीक है. ऑब्वियसली कि अगर आपको ज्यादा सामान ले जाने की वो मिल रही है, मौका मिल रहा है, तो इट विल बी चीप फॉर यू, ठीक है. और अब लाइट व्हीकल में मिल रहा है तो आप ज्यादा दूर ले जा सकते हैं उसको. एंड कॉलोनाइजेशन स्टिमुलेटेड न्यू इन्वेस्टमेंट्स. इसका मतलब क्योंकि डिफरेंट कंट्रीज कॉलोनाइज होने लगी तो वहां जो भी कॉलोनाइजर्स थे उन्होंने सोचा कि अपने बेनिफिट के लिए ही सही, बट वी शुड डेवलप दीज कंट्रीज. तो वहां पर न्यू फॉर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, न्यू फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन आने लगे. तो ये आपका था. नाउ ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ट्रेड इन मीट. इसका मैं आपको ब्रीफली पहले बता देती हूँ क्या था. इसका मेन कंसेप्ट ये है कि पहले के टाइम में एनिमल्स को स्लॉटर करके नहीं ट्रांसपोर्ट किया जाता था, उनको लाइव, एनिमल्स को लाइव ट्रांसपोर्ट किया जाता था एक कंट्री से दूसरी कंट्री, ठीक है. और वहां जो डेस्टिनेशन कंट्री थी वहां पर उनको स्लॉटर किया जाता था इन ऑर्डर टू मेक मीट. तो इसमें क्या प्रॉब्लम आती थी कि बहुत सारे एनिमल्स, सबसे पहले तो उनको ट्रांसपोर्ट करना इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टास्क, ठीक है. कुछ एनिमल्स रास्ते में मर जाते थे, कुछ बीमार हो जाते थे, तो काफी लॉसेस होते थे. तो उसके बाद एक बहुत बड़ी इन्वेंशन हुई रेफ्रिजरेटेड शिप्स, रेफ्रिजरेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है. अभी मैं पढ़ाऊंगी आपको. इसके आने के बाद बहुत ज्यादा इजी हो गया इनको ट्रांसपोर्ट करना. कैसे? अब उनको सोर्स कंट्री में ही स्लॉटर किया जाता है मीट, फिर मीट को ट्रांसपोर्ट किया जाता है इन रेफ्रिजरेटेड शिप्स या रेफ्रिजरेटेड व्हीकल्स, ठीक है. तो जितने भी लॉसेस होते थे वो खत्म हो गए, ठीक है. जो भी एनिमल के सिक होने की वजह से या मरने की वजह से लॉसेस हो गए थे वो बंद हो गए, ठीक है. तो इसीलिए बहुत चीप हो गया और बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया मीट डिफरेंट रीजन्स में. तो ये हमें पढ़ना है ट्रेड इन मीट में. ट्रेड इन मीट शोज अ वेरी गुड एग्जाम्पल of benefit of technology on the life of common people. Till 1870s live animal, ये आप अच्छे से पढ़िएगा, मैंने आपको यही समझाया अभी.
live animals were shipped from America to Europe. ठीक है, shipping live animals had its own problems. They took more space and many animals either died or became sick during the transport. Due to this, meat remained a luxury item for most of the Europeans. महंगा आता था obviously इस वजह से. Arrival of refrigeration technology changed the picture. Now animals could be slaughtered in America and processed meat could be shipped to Europe. ठीक है. Packed meat. This helped in better utilization of space in the ships. This also helped in better availability of meat for the Europeans and thus prices fell. तो पहले animals space इतना ले लेते थे, अब वो problem नहीं रही. Now even the common people could afford to eat meat on a regular basis. Prices गिर गए of course, तो ज्यादा उनकी डिमांड बढ़ गई और ज्यादा accessibility बढ़ गई. Better availability of food promoted social peace within the countries. People of Britain were now more receptive to imperial ambitions of the country. ठीक है, इसका क्या मतलब है कि क्योंकि उनके फूड ऑप्शंस बढ़ गए, ठीक है, उनकी जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी होने लगी, इस वजह से द पीपल ऑफ ब्रिटेन बिकेम मोर रिसेप्टिव टू इंपीरियल एम्बिशंस. इंपीरियल एम्बिशंस मतलब उनका जो मोटिव था पूरी दुनिया को कैप्चर करने का, वो ज्यादा स्ट्रांग होने लगा. ठीक है, क्योंकि उनकी जो फूड की सेल्फ सफिशिएंसी की प्रॉब्लम थी वो धीरे धीरे सॉल्व होने लगी. वो अब ज्यादा ध्यान कहाँ देने लगे, अपनी कॉन्क्वेस्ट को बढ़ाने में. ठीक है, सो दिस इज इट फॉर दिस लेक्चर. हमने जितने भी टॉपिक्स किए, आई होप यू अंडरस्टूड ऑल ऑफ देम. सो आई विल बी बैक विद द नेक्स्ट लेक्चर विद द रिमेनिंग टॉपिक्स एंड द क्वेश्चन एंड आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर वेरी सून. थैंक यू फॉर वॉचिंग.